ब्रेकिंग जैन न्यूज। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जुलाई सन 2016 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आचार्य श्री के अनन्य भक्त श्री शिवराज सिंह जी चौहान एवं तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर श्री सीता शरण जी शर्मा के विशेष आमंत्रण पर मध्य प्रदेश की विधानसभा में पूरे संघ के साथ पधारे थे और उस समय आचार्य श्री ने कहे थे अति महत्वपूर्ण आशीर्वचन। इस आयोजन में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीता शरण जी शर्मा एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी समस्त आचार्य संघ की उपस्थिति में किया था संबोधन। लीजिए सुनिए सबसे पहले तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्री सीता शरण जी शर्मा एवं उसके बाद मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान का उद्बोधन। उसके बाद सुनिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का उस समय दिया गया विधानसभा में अति महत्वपूर्ण आशीर्वचन। भोपाल के इस पावन सदन में जिसकी सदस्य संख्या 230 है, 231 सदस्य उसमें से अभी 230 सदस्य है। यहाँ पर आचार्य श्री जो है अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, आध्यात्मिक कैबिनेट के साथ पधारे हैं। उनके मंगल देशनाम सुनेंगे। इसके पूर्व चूंकि आचार्य भगवान हमारे बीच में डॉक्टर सीता शरण जी शर्मा अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान के अनुरोध पे पधारे हैं। मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि श्रद्धा ज्ञान देती है, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है, और यदि इन तीनों को मिला दिया जाए तो वह सम्मान देती है। ऐसे ही हमारे संविधान का जिनको उत्तम ज्ञान है, मानस मर्मज्ञ, पेशे से डॉक्टर लेकिन लॉ की डिग्री में जो है आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, बहुत ही विनम्र और मिलनसार अध्यक्ष डॉक्टर माननीय सीता शरण जी शर्मा को मैं अब आमंत्रित करूंगा। वे स्वागत भाषण के लिए यहाँ पर पधारने की कोशिश करें। डॉक्टर सीता शरण जी शर्मा। परम पूज्य संत विद्यासागर जी महाराज, उनके साथ पधारे सभी संत संघ के सम्माननीय संत प्रवर, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे वित्त मंत्री सम्माननीय जयंत मलैया साहब, विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी, प्रतिपक्ष के नेता सम्माननीय बाला बच्चन जी, सम्माननीय सुधा मलैया जी, उपस्थित सभी सम्माननीय भक्तगण, भक्त बहनें, पत्रकार मित्रों, साधु चरित शुभ चरित कपासु, बड़े भाग और आवाही जासु। यह हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच हमारे मुख्यमंत्री जी के आमंत्रण पर और मेरे अनुरोध पर पूज्य आचार्य जी हमारे बीच आए हैं और अपने प्रवचन से हमें आप्यायित करेंगे। मैं उनके चरणों में वंदन करते हुए उनका बहुत स्वागत करता हूं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान ने कहा गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः जितेंद्रिय। सभी जो ज्ञान के गुण हैं वो यहाँ विराजमान हैं। मैं पुनः उनको प्रणाम करता हूं इस पंक्तियों के साथ। सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक के घर में यदि स्वामी आ जाए, मंगल भवन अमंगल दमनु, सब और मंगल हो जाता है। मैं इनके साथ उनके चरणों में प्रणाम करते हुए और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीता शरण शर्मा। अपनी विनम्रता के साथ साथ जो संवैधानिक ज्ञान है, नियमों का ज्ञान है, उससे सदन को इतनी कुशलता के साथ डॉक्टर शर्मा संचालित करते हैं कि सदन में एक नई परंपरा को उन्होंने कायम किया है। और इसी के साथ भाई और बहनों, मैं एक घटना को उल्लेख करना चाहता हूं कि जब आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज का यहाँ पर आगमन हुआ, भोपाल शहर में पधारे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर श्री शिवराज सिंह जी चौहान उनको आगमन पर जो है उनकी अगवानी करने पहुंचे थे। उसके पूर्व जो एक बैठक हुई थी व्यवस्थाओं के लिए, तो उसमें जब उनको बताया गया तो उन्होंने एक चीज कही थी जो मेरे मन को छू गई, उसको आपके साथ में मैं बांटना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मेरा जो सुबह मैं पूजा करता हूं, तो पूजा जो है आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज के स्मरण के बिना पूर्ण नहीं होती। इतनी भावनाएं जो है शिवराज सिंह जी की आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज के प्रति है और संघ के प्रति है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि दीप को तपे बिना प्रकाश नहीं मिलता।
दीप को तपे बिना प्रकाश नहीं मिलता और मंत्र को जपे बिना विकास नहीं मिलता। आदमी ही जब तब से बनाता है सब कुछ दोस्तों, लेकिन किसी को बना बनाया इतिहास नहीं मिलता। जैत से उठकर पूरे प्रदेश को विकास के नए पथ पर ले जाने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जैन से मैं अब आमंत्रित करते हुए अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर हमें अपने उद्बोधन देने का कष्ट करें। जैन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आचरण से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जैन ही। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, मुनि संघ की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य श्री के भक्तों की। आज हम सबका सौभाग्य है इस विधानसभा को धन्य करने आचार्य श्री पधारे हैं। उनके चरणों में प्रणाम, मुनि संघ के चरणों में प्रणाम। एक तो विधानसभा हमारी है जहां मंत्रिमंडल होता है, बाकी विधायक साथी होती है, लेकिन आज एक धर्म संसद लगाने अपनी कैबिनेट के साथ आचार्य भगवान यहां पधारे हैं। विधानसभा के हमारे बहुत यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी, हमारे यशस्वी उपाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष श्री बाला बच्चन जी, वित्त मंत्री जयंत जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण, विधायक साथीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों। अभी संचालक महोदय जैन की बात कर रहे थे। केवल नाम के आगे जैन लगाने से कोई जैन नहीं हो जाता। जैन का बड़ा गूढ़ार्थ है। जो दूसरे को जीते वो वीर, लेकिन जो अपने आप को जीत ले वो महावीर। जो महावीर वो जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय वो जिन, और जो जिन वही जैन। हर कोई जैन नहीं हो सकता, इसलिए आचार्य भगवान हम भी जैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को अगर हम जीत लें, अपने ऊपर अगर हम काबू कर लें, तो फिर बाकी सब समस्याओं का समाधान हो जाए। इन अर्थों में सबको जैन बनने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आचार्य भगवान आपके चरणों में यही निवेदन है। देखिए आज अद्भुत दृश्य है यहां। कई बार लगता है राजनीति तोड़ती है, लेकिन आचार्य श्री आप सबको जोड़ते हैं। पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, सब आपके दर्शन के लिए पधारे। सरकार का काम होता है रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई का इंतजाम करना, पुल पुलियां बनाए, सड़कें बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, अस्पताल बनाए। लेकिन केवल इतना भर नहीं, लोगों की जिंदगी भी हम कैसे बनाएं, लोगों के जीवन में परिवर्तन कैसे लाएं, हम लोग अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने तो एक आनंद विभाग भी बनाने की कोशिश की है, क्योंकि हम जानते हैं कि पद और पैसा लोगों को आनंद नहीं दे सकता, लोगों के जीवन को प्रसन्नता से नहीं भरता, लोगों को चरम लक्ष्य प्राप्त करने तक नहीं पहुंचाता। ये छोटे मोटे सुख जो दिखाई देते हैं वो पानी के बुलबुले होते हैं, जितनी तेजी से बनते वैसे फूट भी जाते हैं। कई बार लगता है कि दुनिया दुख के अगाध सागर में डूबी है, आनंद की हिलोरें कैसे उठे। और उसमें हम जनप्रतिनिधि पक्ष के हों प्रतिपक्ष के हों, सरकार में हो सरकार के बाहर हो, हम कैसे अपने जीवन को बदलें, अपने आप को जीतें और जनता को उस रास्ते पर ले जाने में मददगार बन सकें, सहयोगी बन सकें। क्योंकि इतना सामर्थ्य हमारा नहीं है कि हम ले ही जाएं, वो तो आप जैसे संतों का काम है जो सर्वस्व त्यागी हैं, तपस्वी हैं। लेकिन उसमें हम सहायक कैसे बने। आज आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि आप इस गूढ़ अर्थ को हमें समझाएं, इस रास्ते को हमें बताएं। कहते थे कोई कहीं जा रहा था, एक गुरु कहीं जा रहे थे, शिष्य साथ में थे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव कोई कहीं जा रहा हो और रात हो जाए, दिखाई ना दे, तो फिर कैसे आप अपना रास्ता ढूंढ रहे।
तो गुरुदेव ने कहा, बेटा फिर चंद्रमा के प्रकाश में अपना रास्ता देखे। उन्होंने कहा, घोर अमावस की रात हो, चंद्रमा भी दिखाई ना दे, तो फिर कैसे अपना रास्ता खोजे? तो गुरुदेव ने कहा कि फिर तारों के प्रकाश में, टमटमाहट में अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करें। अगर सावन का महीना हो, घनघोर घटा छा जाए, कुछ भी दिखाई ना दे, ना चंद्रमा ना तारे, तब कैसे अपना रास्ता ढूंढें? का फिर लालटेन जलाकर उस प्रकाश में अपना मार्ग देखें। और का आंधी तूफान आ जाए, दिया भी बुझ जाए, लालटेन का कोई अर्थ ना रह जाए, तो कैसे अपना रास्ता खोजें? तब गुरुदेव ने उत्तर दिया, तब तो एक ही मार्ग है, आत्मा को ही दीपक बना के उसी के प्रकाश में अपना रास्ता दिखे। आत्मदीपो भवा। लेकिन ये आत्मा को दीपक बनाए कैसे? गुरुदेव आज आप सब, हम सबको जो अल्पज्ञ हैं, हम सबको बताने की कृपा करके हमें भी कृतार्थ करें, ताकि हम सब विधायक मंत्री मिलके अपनी जनता की बेहतर सेवा कर सकें और उस दिशा में ले जाने का प्रयास कर सकें। एक बार आपके चरणों में प्रणाम करते हुए, क्योंकि हम सब आपको सुनना चाहते हैं, आप हमें ज्ञान का, कर्म का, भक्ति का मार्ग बता के ऐसा रास्ता दिखाइए कि हम उस रास्ते पर चलकर अपने मानव जीवन को भी सफल, सार्थक और धन्य कर सकें और जनता के भी बेहतर काम आ सकें। आपके चरणों में प्रणाम, मुनि संघ के चरणों में प्रणाम। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। पथिक पथ पर चलता है, चलने के लिए पैरों की आवश्यकता होती है। कभी कभार एक पैर में मान लीजिए कांटा लग जाए, फिर भी वह चलता रहता है, लंगड़ाता आगे बढ़ता रहता है। गति उसका अवरुद्ध तो हो रहा है, लेकिन फिर भी लक्ष्य की ओर कदम उठते हैं। एक पैर के द्वारा भी चला जा सकता। एक हाथ में अच्छा कार्य करने के लिए दो हाथ मिले हैं। एक हाथ से कार्य होता है, दूसरा हाथ उसका सहयोग देता है। मान लीजिए उसका एक हाथ टूट गया है, ऊपर उठ नहीं रहा है, तो भी वह अपना कार्य कर सकता है, करता है। एक हाथ भी कार्य करने की क्षमता रखता है। आंखों के द्वारा पथ पर देखना अनिवार्य होता है। आंखों के बिना हम आगे पहचान नहीं पाते। मान लीजिए एक आंख किसी कारण क्षतिग्रस्त हो गई, तो भी एक आंख के द्वारा हम अपने पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। ये जो कोई भी आपके सामने युगल के साथ काम होते थे, उन्हीं में से अकेला भी रह जाता है तो काम रुकता नहीं, सुचारू रूप से चल सकता है। किंतु एक पक्षी है और उसके दो पंख हैं, उड़ना चाहता है, उड़ता है। ध्यान रहे, यदि उनमें से एक पंख निकल गया, क्षतिग्रस्त हुआ, तो क्या वह आसमान में उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। ऐसे ही लोकतंत्र के महान विशाल आकाश में उड़ने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों अपेक्षित होते हैं। जब तक चुनाव नहीं होता, तब तक अपने अपने विचार लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। एक महीने की अवधि में वह सारा समेट जाता है। फिर इसके उपरांत पूरे महासभा, विधानसभा हो या लोकसभा हो, सारे के सारे विधायक और सांसद सब में बैठ जाते हैं। संख्या गिनी जाती है और प्रशासन का भार बहुमत के आधार पर हो जाता है। मुझे तो ज्ञात नहीं है संविधान के सूत्र कि बहुमत के आधार पर ही होना चाहिए। फिर भी
उसका जो अनुकरण आप करते हैं, उस समय कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि यह सदन केवल विपक्ष का है अथवा सपक्ष का है। पूरी वह सभा भवन सांसद एक प्रकार से जनता के द्वारा चयनित होकर के आए व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में गिने जाते हैं। निधि ये जनता है और प्रतिनिधि ये चुन करके विधान सभा में अथवा लोकसभा में पहुंच जाते हैं। इसमें राष्ट्रीय पक्ष ही एकमात्र हम लोगों के लिए अपेक्षित होता है। सभी मिल करके उसका संचालन, उसके बारे में गतिविधियां, विचार विमर्श, निर्णय आदि दिए जाते हैं। उस समय कोई भी पक्ष और विपक्ष का काम नहीं होता। हाँ, हमारा राष्ट्रीय पक्ष है एक प्रकार से जो अनादिकाल से जनता का एक उद्धार हो, कल्याण हो, वो सुखी रहे और उसके साथ साथ हम भी सुख के श्वास ले सकें। जब ये लक्ष्य लोकतंत्र का रहता है तो सरकार में रहे या न रहे ये बात ही नहीं उठती, क्योंकि सरकार तो ये बैठी है। जिनके पास ये क्षमता है, किंतु एक नेता की आवश्यकता होती है, एक आदर्श की आवश्यकता होती है। अपने ही समूह में से एक आदर्श को चुना जाता है और यहाँ पर भेजा जाता है। यह लोकतंत्र का सूत्र के अनुसार कार्यक्रम चल रहा है और यह पक्षपात के बिना एकमात्र राष्ट्रीय पक्ष लेकर के हम चलेंगे। ये 70 साल में जो उन्नति होनी चाहिए थी उससे 4 गुना 10 गुना हो जाती, लेकिन हम भूल गए 250 या 200 वर्ष तक दूसरे के अधीन होकर के गतिविधियों को भूल गए। इतिहास भुलाया गया है, कर्तव्य से विमुख हो गए और अर्थ नीति को संचालित करने के लिए जो कोई भी गतिविधियां भारत में होती थी। यह भारत भूमि है। स्वतंत्रता मिलने से पूर्व में इसको जहाँ पर हम बैठे हैं उसको मध्य भारत यह संज्ञा नाम से पुकारा जाता था। यह मध्य भारत एक ही है। उत्तर में भी भारत को सिद्ध करने वाला यह मध्य भारत है। दक्षिण को भी वह भारत का अंग है सिद्ध करने वाला यह मध्य भारत है। पूर्व और पश्चिम अपने आप ही चारों दिशाएं 10 दिशाओं में विदिशाओं में भारत का संबंध है। इसको सिद्ध करने वाला यह मध्य भारत है, जो कि उस समय जिस समय स्वतंत्रता नहीं मिली थी, नागपुर से लेकर के लगभग वह झांसी के इसकोर एक जिला प्लेस है, छोटा सा जिला है लेकिन है वह एक सीमा के पास, तो वहां तक दतिया बोलते हैं, वह उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है और इधर नागपुर तक मध्य भारत था। इस भारत को याद करने के लिए एकमात्र मध्य भारत ही पर्याप्त है। किंतु ध्यान रखें, युगों में ऐसा भी परिवर्तन हुआ करते हैं जो हम भूल जाते हैं अतीत को और अनागत के उज्ज्वल की बात हम करने लग जाते हैं। अब आइए हमें पक्ष और विपक्ष छोड़ करके दोनों कंधे से कंधे मिला करके जब तक आप किसी भार, बहुत कठिन भार को उठाने के संकल्प करते हैं, उससे पूर्व में एक ध्वनि को भी हमें प्रशिक्षित करना पड़ेगा। अपने आप को जब तक एक ध्वनि से हम नहीं बैठेंगे और बनेंगे नहीं, वह भार उठने वाला नहीं। जो मशीन या यंत्र के द्वारा उठने की क्षमता रखता है उसको आप लोग उठा सकते हैं, किंतु हाँ या ना, ये 2 आवाज पर्याप्त है। वहां पर शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। इस संस्कार से जब हम बंध जाएंगे, अवश्य ही इस लोकतंत्र को हम विश्व के
कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। आज यह भारत एक प्रकार से विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र का नीति न्याय के अनुसार चलाने वाला मात्र एक भारत है। इससे आबादी अन्य राष्ट्रों में हो सकती है, जनसंख्या हो सकती है, किंतु लोकतंत्र का वहां पर पूर्णतः अभाव है। यह आप लोगों को याद रखना चाहिए। इतिहास को ओझल करने से ही ये परिस्थितियां होती चली जा रही है। पक्ष और विपक्ष, एक पक्ष के दो हाथ है, दो पैर हैं और दो साधन हैं। उनमें से एक भी क्षतिग्रस्त होगा, वह कभी भी पक्षी ऊपर नहीं उठ सकता। इसलिए आप लोग विधान सभा में बैठे हैं तो यहाँ पर बुलाया गया है, भैया क्या विधान चलता है, कौन सा संविधान है, हम थोड़े से देख ले, सुन ले और उसको विचार करें। ऐसा मन में विचार आया। यहाँ के उस मध्य प्रदेश के वर्तमान कर्ता धर्ता, जिसको बोलना चाहिए, शासन के अपेक्षा से, तो उन्होंने आकर ही कहा महाराज कि आपको विधानसभा में आना है। अभी हम आए हैं, अगवान के लिए आप आए हैं, पहले से निमंत्रण आप दे रहे हैं। मैं निमंत्रण से तो आता नहीं, लेकिन फिर भी यह निमंत्रण वैसा निमंत्रण नहीं जो भोजन का होता है। ये एक भोजन देने का है और भोजन देने के लिए निमंत्रण देने की कोई आवश्यकता वैसे नहीं पड़ती। आप रात दिन यहाँ पर बैठे बैठे जैसे श्रमण लोग, साधु लोग, संत लोग अनियत विहार होकर के चलते रहते हैं। आपकी गतिविधियां ऐसे विचित्र है, मैं समझता हूँ हमारे जैसे आप भी अनियत विहारी है। कब खाते, कब पीते, कहाँ पाते, क्या करते, वो कहते हैं स्वयं में हमारा कोई ठिकाना नहीं, और हमारा कहाँ ठिकाना है बता। आप एक स्थान पर, एक प्रदेश पर बंद करके चल रहे हैं। हम पूरे मध्य प्रदेश से नहीं, हमारा तो भारतीय राष्ट्र है। क्योंकि यहाँ पर संस्कृति अहिंसा की है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक जीव, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र रहता है और स्वतंत्र ही रहेगा, किंतु किसी के अधीन उसको रखने का जो प्रयास, पुरुषार्थ किया जाता है, वह हमारा अज्ञान है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम येन बुह्यन्ति जन्तवः, इस प्रकार वाणी है गुरुओं के। क्योंकि अज्ञान के कारण ही हम अंधे हो जाते हैं, हम मदान्ध हो जाते हैं, फलस्वरूप हम मोहित होकर के कर्तव्य और अकर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। भेद विज्ञान का अभाव हो जाता है, अंतर्दृष्टि हमारी लुप्त हो जाती है और बाहरी धन वैभव को ही हम सब कुछ मान करके चलते हैं। कोई भी राष्ट्र धन की अपेक्षा से या बिल्डिंगों की अपेक्षा से और कोई भी अपेक्षा से उन्नत नहीं माना जाता। जहाँ की संस्कृति जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाने की संस्कृति रहती है, वही राष्ट्र सबसे धनाढ्य माना जाता और भारत उसमें अग्रणी रहा है। कभी कभी नेताओं के मुख से ये शब्द सुनने के लिए मिल जाते हैं कि हमारा भविष्य हमारा अतीत हो। मैं हमेशा अतीत को भूलना नहीं चाहता। अतीत में जो वैभव था, संस्कृति थी, रक्षा थी, इतिहास के पन्ने उठाते उठाते ऐसे ज्ञान होता है, किंतु आज उसको कुछ क्षति से पहुंच गई है। वर्तमान में जितने भी शिक्षा प्रणाली में सब कुछ विषय होते हुए भी विज्ञान को मुख्यता दे करके इतिहास को गायब कर दिया गया है, इतिहास को तिरोहित कर दिया गया है। कि विदेश के लेखकों ने भी भारत के बारे में, उज्ज्वलता के बारे में जो लिखा है, आज के विद्यार्थी, आज के इंजीनियर, आज के चिकित्सक, आज के वकील, आज के न्यायाधीश कोई भी नहीं जानने की कोशिश कर रहा है। मैं इसलिए इस विधान भवन में आने का सोचा। इसको निमंत्रण को छोड़ना नहीं चाहिए, ताकि हम समझे हमारा कर्तव्य क्या है। हमें केवल इस भवन में बैठने का अर्थ ये नहीं है। यहाँ पर यह पवित्र स्थान है जहाँ पर अहिंसा के अनुसार चलने वाले भारत की संस्कृति के रक्षा के लिए
ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं और उसके बारे में निर्णय लिया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, फिर बाद में उसको मूर्त रूप लेने के लिए संकल्प कर दिया जाता है और 5-5 वर्ष के लिए यह कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा निष्पादित होता है। ये कितना बड़ा पवित्र, कि 250 वर्ष के बाद जब 70 वर्ष आज मिले हैं, कितने पंचवार्षिक योजनाएं हो गए, बीच में भी चुनाव हो गया होगा, किंतु सबका ध्येय एक ही मात्र था, इस सदन में बैठ करके हमें केवल पक्ष और विपक्ष को छोड़ करके राष्ट्रीय पक्ष के बारे में सोचना है।